हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशंस, गॉस थ्योरम प्रूफ करेंगे और गॉस थ्योरम से रिलेटेड डेरिवेशंस करेंगे। 8 डेरिवेशंस आपके पास गॉस थ्योरम में है। बोर्ड में 5 मार्क्स का 100% डेफिनेटली आपके पास एक डेरिवेशंस आता है। बहुत ही इजी मेथड से हम लोग 2 लेक्चर में हम लोग इसे कवर करेंगे और एक से रिलेटेड होगा। आप एक सीखोगे तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, आपको इतने इजी वे में आप सीखोगे जैसे हम लोग पहले सीखते आए हैं डेरिवेशन सब रिलेट करके, कि आपके लिए काफ़ी आसान होगा। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पहले उसको समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी क्लोज सरफेस से पास जो करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज कीजिए कि एक क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस से 100 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास किया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 100। अगर उस क्लोज्ड सरफेस से 1000 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 1000। अगर 2000 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस क्लोज्ड सरफेस से पास करेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 2000। तो सिंपल सी बात है कि क्लोज्ड सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टोटल क्रॉस करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहां हम लोग लिखे हैं, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, डिनोट किया जाता है इससे। ये जो आपके पास है सिंबल इसका ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं, ये फ्लक्स हो गया, ई डिनोट करता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाई ये जो आपके पास है इसको बोलते हैं फ्लक्स, इसको बोलते हैं फ्लक्स, इसमें ई लगा दिए तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग एन एरिया वो मैक्सिमम होता है व्हेन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है। अब हम लोग आगे करते हैं, इसको नोट कीजिए। एरिया वेक्टर थोड़ा सा इसको भी समझना है क्योंकि आगे काफी यूज्ड है, आगे हम आपको बताएंगे ही। ये देखिए आपके पास ये क्लोज सरफेस है, तो एरिया जो होगा आपके पास, ये बोल रहा है क्या, एरिया एलिमेंट क्लोज सरफेस का टेकन इन डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शंस नॉर्मल होगा। आउटवर्ड नॉर्मल, ये आउटवर्ड डायरेक्शंस की तरफ आपके पास नॉर्मल होगा। जैसे ये आपके पास एरिया है तो ये जो ds आपके पास है वो आउटवर्ड हम बोल देते हैं। ये आपके पास क्या है आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड आपके पास है। इसके डायरेक्शंस में, इसके डायरेक्शन में तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। यहां से E इंटू डी एस, चूंकि हम स्मॉल एरिया पे कंसीडर कर रहे हैं इसलिए हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम स्मॉल डी से यहां हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। स्मॉल डी डिनोट करता है कि ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ds का मतलब है स्मॉल एरिया आपके पास है। तो यहां पे हम लोग के पास जो ds जो है, ये जो डेलस जो जा रहा है आपके पास आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मली आपके पास है। यहां देखिए E इस डायरेक्शन में, E इस डायरेक्शन में है, तो E cos थीटा जो हम लोग लेंगे, जो आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, आउटवर्ड जो बाहर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, जो बाहर की तरफ नॉर्मल जो ड्रॉ किया गया है ds, उसके डायरेक्शन में लेंगे। तो E का कंपोनेंट जो होगा ds के लॉन्ग में जो आउटवर्ड नॉर्मली ड्रॉन किया गया है, E cos थीटा इंटू ds। देखिए जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ हम cos थीटा लेते हैं, उसके साथ cos थीटा, और इसका जो डायरेक्शन होगा इधर, इसका भी जो टेल होगा, इस दोनों का टेल होगा, दोनों एक पॉइंट पे होगा। तो यहाँ E का ds के लॉन्ग में क्या होगा E cos थीटा इंटू ds। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ds इंटू E cos थीटा। तो E cos थीटा कंपोनेंट ऑफ E का कंपोनेंट है अलोंग ds के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो E cos थीटा इंटू ds होगा, E cos थीटा इंटू ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, यहां हम लोग लिख दिए हैं। इससे पहले भी मैंने आपको लिखा है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करेंगे हम लोग, तो यहाँ आपके पास डी फाई का इंटीग्रेशन, और ये लिखते कैसे हैं, ये इंटीग्रेशन है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और क्लोज सरफेस है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। ये आपके पास देखिए कैसे किया, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। जब क्लोज सरफेस कर दोगे तो बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्लोज सरफेस के लिए आपके पास वैलिड है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो बोथ साइड्स करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट डी एस। तो डी फाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका फाई होगा, इज इक्वल टू, ये एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ये फाई क्या है, इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस के लिए, इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस के लिए आपके पास है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। अब डी फाई ई डी एस होगा कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसको हम लोग वेक्टर ई डॉट डी एस को करेंगे तो वेक्टर ई डॉट डी एस को हम लोग ई डी एस कॉस थीटा लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना 1, तो ई डी एस कॉस थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई का एफ बाय क्यू, एफ का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इंटू ई, तो यहां से ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एफ बाय क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई पर है आप, तो ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, तो यहां पे हम लोग लिख दिए ई के जगह एफ बाय क्यू, और ये आपका डी एस स्मॉल एरिया है। फोर्स को हम लोग न्यूटन से बोलते हैं ऐसा यूनिट में, चार्ज को कूलम से बोलते हैं, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट। फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, यही छोटी छोटी चीजों से तो ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो फोर्स के लिए देखिए मास इंटू एक्सलेशन फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सलेशन। ये सब आप नोट नहीं कीजिएगा, ये समझाने के लिए आपके पास है, मास इंटू एक्सलेशन आपके पास है। हमने आपको मास का m बताया है, एक्सलेशन का LT-2 बताया है। एक्सलेशन का डायमेंशन कितना बताया LT-2। प्ले लिस्ट में 12th जब स्टार्ट कीजिएगा वहाँ पे डायमेंशंस 1 लेक्चर है। डायमेंशंस इतने टेक्निक से पढ़ाए हुए हैं कि आप एक लेक्चर पढ़ लोगे तो आपको पूरी डायमेंशन आ जाएगा, और काफ़ी इजी वे में टेक्निक के साथ। तो वहाँ पे आप डायमेंशंस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है 7 क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव हो या क्वेश्चंस ऐसे जहाँ आपको डायमेंशन लिखने होते हैं, तो वहीं से आपका एक ही लेक्चर में डायमेंशन और यूनिट दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। 12th के प्लेलिस्ट में है, उसको श्योर पढ़िएगा आप। तो यहाँ देखो एक्सलेशन का LT-2 हम रटवाए हुए हैं, तो मास इंटू एक्सलेशन, तो MLT-2, MLT-2 फोर्स का डायमेंशन, मास इंटू एक्सलेशन, मास का m, एक्सलेशन का LT-2, चार्ज का इसी चैप्टर में ATM पढ़ाया है, एरिया का L स्क्वायर, तो m L का पावर 3 T का पावर -2, ये ऊपर गया तो A का पावर -1 T का पावर -1, m L क्यूब, और यहां से ML क्यूब हो गया, ये T का पावर -3 A का पावर -1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ML3 T का पावर -3 A का पावर -1। इसको नोट कीजिए, इन सबको नोट मत कीजिएगा। थ्योरम और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों एक ही चीज है। गॉस थ्योरम बोलिए या फिर आपको बोलेगा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बोलना क्या चाहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इन 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज Q कंटेन्ड इनसाइड S। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी क्लोज सरफेस से क्रॉस करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम बोले आपको 500 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस क्लोज सरफेस से क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना 500।
अगर 600 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इससे क्रॉस करेगा क्लोज सरफेस से तो 600 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया आपके पास। लेकिन कैसे पता चलेगा कि Q1 चार्ज हो गया, Q2 चार्ज हो गया, Q3 चार्ज यहाँ पे हम रख दिए, कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इतना क्रॉस कर रहा है? नहीं ना पता चलेगा। तो इसके लिए गॉस थ्योरम जो आपके पास है वो गॉस बोल रहा है कि इसके इनसाइड में, क्लोज सरफेस के इनसाइड में जितना भी चार्ज टोटल है एयर और वैक्यूम में 1/ε0 टाइम्स, देखिए 1/ε0 टाइम्स इनसाइड में जितना चार्ज है वो Q चार्ज, तो अंदर में कितने चार्ज है? Q1 प्लस Q2। इसका मतलब है कि Q1 प्लस Q2 डिवाइड ε0 टाइम्स हो गया। फिर से सुनिए, क्लोज्ड सरफेस के अंदर में Q1 Q2 चार्ज है, कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा ये नहीं पता है। ये तो डिफिनेशंस जानते हैं कि अगर 600 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज्ड सरफेस से क्रॉस करेगा तो 600 इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है इनसाइड में, कितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा वो तो पता ही नहीं है। तो गॉस थ्योरम उसके लिए बोला कि अगर इसके अंदर में एयर आपके पास वैक्यूम है तो 1/ε0 टाइम्स इनटू टोटल चार्ज, अंदर में टोटल चार्ज कितना? Q1 प्लस Q2, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब देखिए इसके लिए बोला तो टोटल चार्ज कितना? Q1 प्लस Q3 माइनस Q2, Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 अपॉन ε0 टाइम्स। जो इनसाइड में है, क्लोज सरफेस के इनसाइड में है उसको कंसीडर करना है, जो उसके आउटसाइड में है उसको कंसीडर नहीं करना है। तो इनसाइड में क्या है? Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 और डिवाइडेड आपके पास ε0। इसको हम लोग कंसीडर माइनस Q4 को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे Q5 आपके पास है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ आपके पास Q6 है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर किसको करेंगे? जो क्लोज सरफेस के इनसाइड में है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड ε0। तो वही चीज आपके पास बोल रहा है कि ये तो आप पहले जान रहे थे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास है इज इक्वल टू Q/ε0। इसको प्रूफ करना है, ये तो बोले ना। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे आपके पास कि Q/ε0 होता है, और वो डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस दो क्वेश्चंस के बेसिस में आपको ये चीज क्लियर आ रहा होगा। गॉसियन सरफेस, एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस हम चूज करते हैं टू कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। यहां बोल रहा है कि गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस इज क्लोज सरफेस सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज द सेम। थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, माइंड में याद रखिए। ये सब पूछता नहीं है, बस समझना होता है। समझाने के लिए भी हम आपको कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका जो गॉसियन सरफेस होगा स्फेरिकल इन शेप होगा। माइंड में याद रखना, डेरिवेशंस में काफ़ी हेल्प करता है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो जो गॉसियन सरफेस होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। अगर कोई लाइन चार्ज है तो उसके कारण जो गॉसियन सरफेस होता है वो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। पॉइंट चार्ज है देन स्फेरिकल इन शेप गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई लाइन चार्ज है तो जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे वो सिलिंड्रिकल इन शेप करेंगे। बोल ये रहा है कि अगर कोई ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज आपके पास है, यहाँ पे हम Q चार्ज दिए, ये पॉइंट चार्ज है, तो एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए तो ये पॉइंट चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल इन शेप है। तो वही बोल रहा है कि गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन, ये वाला जो आपके पास है वो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज, इस चार्ज के अराउंड में जो गॉसियन सरफेस लिए डिस्ट्रीब्यूशंस इज ए क्लोज सरफेस सच दैट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल द पॉइंट्स जो होगा वो सेम होगा, ऑल द पॉइंट्स पे क्या होगा, सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो हम बोलेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस है, ये वाला जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, एक हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, रियल है नहीं, इमेजिनरी है। जिस पॉइंट पर सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज सेम, ये चीज आपके पास हम बोल रहे हैं। ये अगर पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल इन शेप है। अगर ये लाइन चार्ज होगा, लाइन चार्ज होगा तो इसके कारण जो गॉसियन सरफेस लोगे, गॉसियन सरफेस हाइपोथेटिकल है, दैट मींस इमेजिनरी, होता नहीं है रियल में, हम लोग सिलेक्ट करते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे क्या होता है, सेम होता है एट ऑल द पॉइंट्स पे। तो यहां हम एक सिलिंड्रिकल इन शेप ले लिए, सिलिंड्रिकल इन शेप। अगर लाइन चार्ज है तो गॉसियन सरफेस, ये वाला पार्ट क्या है, गॉसियन सरफेस उसको बोलते हैं। ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कोई पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इन शेप है, कोई लाइन चार्ज है तो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल इन शेप है। चलिए नोट कीजिए। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, यहां से डेरिवेशन आपका स्टार्ट होता है। गॉसियन सरफेस समझे हम लोग, पॉइंट चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस होता है, ये पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे प्लस क्यू पॉइंट चार्ज लिए, उसके कारण जो गॉसियन सरफेस हुआ वो स्फेरिकल इन शेप होता है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके पास थोड़ा सा वर्डिंग के साथ, उसके बाद डेरिवेशंस करेंगे। फर्स्ट डेरिवेशंस इस चैप्टर का आपके पास है, गॉस सरफेस का फर्स्ट डेरिवेशंस है। ये तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग यही चीज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्लोज सरफेस के लिए जानते हैं। अब हम लोग पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मान लिए हैं, जिसको हम आइसोलेटेड बोल दिए, वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस R, सेंटर O है और रेडियस आपके पास R है। इसके बारे में थोड़ा सा वर्डिंग लिख दिए। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P, एट एनी पॉइंट हम लोग यहाँ पे P लेते हैं। देखिए सभी में एक ही काम करना है। अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है, पॉइंट चार्ज है, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इन शेप आया, ये स्फेरिकल इन शेप आया। एक हम लोग स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे, जिसको हम ds बोल देंगे। जिसको क्या बोल देंगे, ds, स्मॉल एरिया कंसीडर किया जिसको हम ds बोल देंगे। आपको पता है एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मली आपके पास होता है, आउटवर्ड नॉर्मली होता है, तो ये आउटवर्ड नॉर्मली गया। अब किसी भी वेक्टर को लिखने का जो प्रोसेस है, फिर हम आगे आपको लिखेंगे, तो ds वेक्टर के साथ में यूनिट वेक्टर n कैप है। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपके पास होगा वो आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो डायरेक्शंस में एक यूनिट वेक्टर r कैप है। एरिया वेक्टर ds वेक्टर का जो ds के लिए यूनिट वेक्टर n कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूनिट वेक्टर r कैप है। तो आप पहले वर्डिंग से शुरू करोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, ये आप थोड़ा सा लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P। अब इसके आगे हम एक्सप्रेशंस डिराइव करते हैं। और क्या डिराइव कर सकते हैं, अब ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर में, क्लोज सरफेस के अंदर में प्लस Q है, तो क्या प्रूफ होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही हम लोग को प्रूफ करना है। यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P, जो हम लिखे हुए थे उसके आगे देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म जो लिखते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R कैप हम लोग लिखते हैं। यहाँ आप देखिए, अगर आपके पास Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वहाँ पे +1 मानेंगे R डिस्टेंस पे, तो इसके लिए क्या होता है 1/4πε0 Q/R स्क्वायर R कैप होता है।
अब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, तो 1/4πε0 q/r²। यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। जब यहां से हम करेंगे तो r³ और ये आपके पास वेक्टर r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी है, दोनों हम लिख लिए। जिसका यूज होगा आगे हम देखेंगे। किसी भी वेक्टर को लिखने का प्रोसेस है, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, वेक्टर a इज इक्वल टू इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई करते हैं हम यूनिट वेक्टर का। तो ds वेक्टर को लिखेंगे ds इंटू एन कैप। ds वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा लिए थे हम लोग, एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर क्या लिए थे, तो आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आर कैप दिए और ds वेक्टर में एन कैप दिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, अभी हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपके पास फॉर्मूला था। तो अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ई को और वेक्टर ds को लिखते हैं। देखो वेक्टर ई और वेक्टर ds, वेक्टर ds पहले देखिए, वेक्टर ds आपके पास ये है यूनिट वेक्टर में। तो जब ये यूनिट वेक्टर लोगे तो ये हम लोग भी यूनिट वेक्टर ही लेंगे। जब ये यूनिट वेक्टर लेंगे हम लोग ds वेक्टर, जब यूनिट वेक्टर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यूनिट वेक्टर ही लेंगे। तो यूनिट वेक्टर वाला ये है कि ये है, पहले बताओ। जब हम लोग ds वेक्टर यूनिट वेक्टर वाला लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर के टर्म में, यूनिट वेक्टर के टर्म में ही लेंगे। तो ये एन कैप है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर वाला कौन है, ये है कि ये है, ये वाला है। इसका मतलब ये लेंगे और ये हम नहीं लेंगे। तो देखो ई वेक्टर के लिए हम क्या लिखे, 1/4πε0 q/r² यूनिट वेक्टर r डॉट। अब यहाँ पे आपके पास जो है ds वेक्टर की जगह ds n कैप, ds n कैप। अब यहाँ से हम लोग q/4πε0 r² ds इतना हम लोग एक तरफ कर लिए, ये मैग्नीट्यूड था तो एक तरफ कर लिए। अब r कैप डॉट n कैप, r कैप डॉट n कैप, जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लिए। ये वाला जो पोर्शन है q/4πε0 r² इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस से कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। अब बच गया कितना, ds और वाल, और ये टर्म बच गया और ये टर्म बच गया। अब इसको थोड़ा समझते हैं, r कैप डॉट n कैप, दोनों देख रहे हैं ना, r कैप और n कैप दोनों आउटवर्ड है और दोनों आपके पास सेम डायरेक्शन में। r कैप डॉट n कैप तो डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और cos थीटा लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर n का मैग्नीट्यूड, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो cos 0 डिग्री। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो r कैप का मैग्नीट्यूड 1, n कैप का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 1। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तोड़िएगा तो दिस का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो cos 0। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 और cos 0 1, तो ये आपके पास कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो अगले स्टेप में हम क्या किए, इसके जगह हम 1 पुट कर दिए। अब आपके पास ये हो गया, तो q/4πε0 r²। अब ds का इंटीग्रेशन है, तो देखो r है ना, स्फीयर का r रेडियस है, तो स्फीयर का टोटल एरिया कितना होगा इसका, 4πr², 4πr²। तो यहाँ ds का जो टोटल एरिया है वो 4πr², तो 4π से 4π, r² से r², बचा कितना, q/ε0, q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया q/ε0, जो अभी हम लोग बोले थे स्टेटमेंट वो हम लोग अभी प्रूफ कर दिए। वो हम लोग क्या किया, प्रूफ किया। फिर से दिमाग में रखिए, ईच एंड एवरी के लिए क्या करना है। अगर ये आपके पास प्लस q चार्ज है तो इसके लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। गॉसियन सरफेस पे ऐसा कहीं पे आप एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया कंसिडर कीजिए। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वहां पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लीजिए। ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया तो ये हो गया। इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिए जिसको हम r कैप बोल दिए। स्मॉल एलिमेंट का एरिया जो कंसीडर किया उसको ds बोल लिए, और उसका एरिया वेक्टर जो आपके पास है नॉर्मली आउटवर्ड आपके पास है
तो यहाँ n कैप बोल दिए। इसी तरीके से हम लोग को सभी में हम लोग कैलकुलेट करेंगे और बहुत आसान आपके पास है बेटा, बहुत आसान है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, इसको साइड में, आप इसको साइड में नोट कीजिएगा क्योंकि इसका यूज हुआ है, इसका यूज हुआ है, नोट कीजिएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग ds वेक्टर जो आपके पास है यूनिट वेक्टर वाला लिए हैं, तो e वाला भी जो लेंगे वो यूनिट वेक्टर वाला लेंगे, इसलिए ये सिलेक्ट किए हैं, ये हम लोग कट कर दिए, इसको नहीं लिए, ये सिलेक्ट किए। पहले लिख लेना तब आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब आपके पास सो मेनी पॉइंट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस है, बहुत सारे पॉइंट चार्ज क्लोज सरफेस के इनसाइड में है। इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि देयर आर पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 ऐसो ऑन Q1 आपके पास है। लाइंग इनसाइड द सरफेस, ये इनसाइड द सरफेस है। ईच विल कंट्रीब्यूट, यहां से देखो, ईच विल कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ईच पॉइंट चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। और वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो एक अलजेब्रिक सम होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग निकालेंगे इज इक्वल टू Q1 पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, Q3 के कारण जो होगा, Q4 के कारण होगा। तो हम लोग S1 Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 + 5 6 S1 5 N हो गया। तो Q1 चार्ज के कारण कितना, Q1 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 एप्सिलॉन नॉट प्लस S1 आपके पास हो गया। 1 एप्सिलॉन नॉट सभी से आप कॉमन निकाल लोगे तो क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 S1 + Qn। 1 एप्सिलॉन नॉट समेसन, ये देखो आपके पास, अगर आपके पास Q1 + Q2 + Q3 है तो हम क्या लिखते हैं, समेसन Qi। और i कहाँ से कहाँ है, 1 से लेके n तक। i का वैल्यू कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक है। तो यहाँ पे अगर यही Q4 होता तो समेसन i 1 से लेके कहाँ तक होता, 4 तक Qi होता। अब इसको ओपन करोगे तो i के जगह 1 रखो, Q1 + Q2 + Q3, तो यही चीज हम किए, समेसन Qi। i कहाँ से कहाँ रखेंगे, 1 से लेके यहाँ n है, n तक रखें, तो 1 एप्सिलॉन नॉट। और इस सब को हम लोग क्या बोल दिए, अभी आपके पास कैपिटल Q बोल दिए। अब यहाँ पे हम लोग वेयर कैपिटल Q किसको बोले, समेसन i इज इक्वल टू 1 से n Qi को हम लोग बोले अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस है। कितना आसान है बेटा, इसको एक बार नोट कीजिए, 2 मार्क्स में ये पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आई होप बहुत आसान है, इतना सिस्टमेटिक, इतना इजी लैंग्वेज में हम लिखते हैं कि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ऑटोमेटिक बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, तो आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। नोट फर्स्ट एंड सेकंड काफी इंपॉर्टेंट, इसे हम समझते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस है, ये वाला जो आपके पास है एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस ये आपके पास है। इस क्लोज सरफेस के इनसाइड में एक पॉइंट चार्ज रख दिए, एक स्फीयर इन शेप का हम लोग चार्ज रखे, एक लाइन चार्ज रखे हम लोग, एक पॉइंट चार्ज रखे, एक स्फेरिकल शेप का रखे जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसको Q2 बोल दिए, एक लाइन चार्ज जिसके ऊपर में Q3 चार्ज है। अब बोलेगा आपसे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस का निकालिए, तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि यहां देखो Q1 Q2 Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस का, अगर यहां पे सराउंडिंग्स इसका वैक्यूम है तो 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज विद इन द सरफेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिगार्डलेस हाउ द चार्ज मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसा भी चार्ज क्यों ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, स्फेरिकल चार्ज हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है टोटल चार्ज रिगार्डलेस हाउ द चार्ज में बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q1 प्लस स्फेरिकल चार्ज Q2 प्लस लाइन चार्ज Q3 डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि क्लोज सरफेस के अंदर में पॉइंट चार्ज होगा, देन हम लोग टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे। ये वर्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस हाउ द चार्ज में बी डिस्ट्रीब्यूट, कैसा भी रहे, लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल चार्ज। अब फिर क्लोज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो टोटल चार्ज का अलजेब्रिक सम डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। ये बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी आपके पास है, उसके सराउंडिंग्स में अब एयर और वैक्यूम नहीं हो, पॉइंट चार्ज हो या लाइन चार्ज हो या स्फेरिकल आपके पास शेप का चार्ज हो, और उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स है, जैसे यहाँ का सराउंडिंग्स आपके पास एयर है या वैक्यूम है, वहाँ पे कोई मीडियम होगा वहाँ का, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोल देते हैं, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा तो वहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था एयर के लिए, तब K का वैल्यू एयर का कितना होता था 1। यहाँ देखो इन सब का जो आपके पास एयर है, सराउंडिंग्स में क्या है एयर है, लेकिन अगर कोई मीडियम दे देगा तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस आपके पास है उसी से रिलेटेड। एक पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड L। आपके पास एक क्यूब है, उसके सेंटर पे प्लस Q चार्ज है, ये आपके पास क्यूब है, ये आपके पास क्यूब का सेंटर है, ये क्यूब का सेंटर है, यहाँ पे Q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। ये जो क्यूब होता है ना उसके 6 फेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं, याद रखना 6 फेस और 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, टोटल के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 फेस है तो ईच फेस के कारण कितना 6 से डिवाइड कर दो, ईच फेस के कारण कितना 6 से डिवाइड कर दो। टोटल के कारण कितना तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो, यहां तो बोल दिया कि पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड L से कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन बोलेगा आपके पास ईच फेस के कारण कितना, ईच फेस में तो आपके पास 1/6 कितना फेस होता है 6 फेस होता है, तो 6 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे Q मैक्रो का 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल रहा है यहाँ पे कि Q मैक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। यहाँ पे आपके पास इतने हैं Q मैक्रो कूलम, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस का मतलब क्या 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड। अब Q मैक्रो है तो मैक्रो की जगह कितना लिख दिया 10⁻⁻6। तो बहुत आपके पास है कि एक चार्ज Q इनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस R है। ये देखिए एक चार्ज आपके पास है जो उसके सेंटर क्यूब पे है और R उसका रेडियस है, R उसका रेडियस है। बोल रहा है क्या रेडियस को डबल कर दीजिए, इसका वो डबल कर दीजिए, ये डबल कर दीजिए, रेडियस आपके पास हो गया 2R हो गया और ये Q चार्ज आपके पास है। तो बोल रहा है क्या देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या नहीं पूछ रहा है, इफ द रेडियस इज डबल देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है इंक्रीज 4 टाइम्स। इसके लिए क्या होगा Q बाय ये आपके पास हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, रेडियस पे डिपेंड नहीं किया। अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए करेंगे हम लोग, इसके लिए करेंगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो रेडियस 2 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, 8 टाइम्स हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए, रिड्यूस होकर के R/2, R/4, R/6 कुछ भी हो जाए, वो रेडियस एरिया सब पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इनक्लोज सरफेस के अंदर में Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो,
Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डिसाइड कर लीजिए आपके पास कि कौन सा ऑप्शन आपके पास होगा। तो जब Q चार्ज आपके पास है, रेडियस R है, उसको 2 टाइम्स बढ़ा दो, 6 टाइम्स बढ़ा दो, रिमेन द सेम रहेगा। क्या रहेगा? रिमेन द सेम रहेगा। नोट कीजिए। क्वेश्चंस आपके पास है कि S1 S2 टू हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर है। S1 और S2 टू हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर है। S1 के इनसाइड में Q चार्ज है, S2 के इनसाइड में 3Q चार्ज है रिस्पेक्टिवली। ये जो आपके पास S1 है, S1 स्फीयर, इसके इनसाइड में Q चार्ज है, और ये जो S2 स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, इसके अंदर में 3Q चार्ज है रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2? यहां तक हम लोग देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो 5 डिनोट किए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 इसके कारण करोगे तो इसके अंदर में कितना चार्ज है? 3Q चार्ज इसका अपना है और Q चार्ज ये है, बट S2 के इनसाइड में है ना, तो S2 के इनसाइड में कितना चार्ज हो गया? Q प्लस 3Q, तो Q प्लस 3Q टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 5 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 5 जो आपके पास दोनों को ऐड करोगे तो 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो जब निकालोगे तो इसके लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1/4। तो आपके पास यहाँ से ये आपके पास क्वेश्चंस बना। दूसरा आप बोल रहा है कि एयर इनसाइड S1। अब एयर इनसाइड S1, जो S1 में एयर जो आपके पास था, एयर के जगह क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? अब जैसे आपके पास यहाँ पे S1 है, Q चार्ज है, पहले एयर था, पहले आपके पास क्या था? एयर आपके पास था, एयर आपके पास था। अब ये मीडियम हो गया, मीडियम हो गया, मीडियम हो गया, और इसका एप्सिलॉन R का वैल्यू 3 दिया हुआ है। एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दिया हुआ है। पहले एयर था, अब एयर को हटा के उसके जगह पे मीडियम को रख दिया गया है। तो अब पूछा जा रहा है कि कितना इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि जब एयर इनसाइड S1 रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम ऑफ एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 3। पहले एयर था, अब इसके अंदर मीडियम हो गया इसमें। अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है S1 का, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना दिया है? 3, तो 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आपके पास। आई होप बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट डेरिवेशंस करते हैं, इस लेक्चर का लास्ट डेरिवेशन। डिडक्शंस ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलम्स लॉ प्रूफ करना है आपको। यहां पे हम लोग लिखे हैं कि कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज Q एट O, ये O प्लस Q चार्ज। इमेजिन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, रेडियस स्मॉल r विथ सेंटर O। ये O सेंटर है और R आपका ये रेडियस है। और ये जो आपके पास इमेजिन स्फीयर के हैं वो क्या है? गॉसियन सरफेस है। पॉइंट चार्ज के अराउंड में जो गॉसियन सरफेस होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। लाइन चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस आपके पास होता है वो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। तो अभी हम लोग पॉइंट चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट चार्ज आपके पास प्लस Q चार्ज है, सेंटर O पर सिचुएटेड है, R रेडियस है, तो उसके अराउंड में हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। गॉसियन सरफेस का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज द सेम। ये क्या होता है? गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस पे स्फीयर के, वो सेम होता है, और वो डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड।
तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है जिस पॉइंट P पे, वहां +1 चार्ज लेते हैं। ये प्लस इस प्लस को क्या किया, रिपेल किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये। अब इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आर कैप लिए हम, आर कैप, और यहाँ पे ds जो आपके पास जो है एरिया वेक्टर लिए, और ये n कैप आपके पास लिए। और आपको पता है कि आर कैप और n कैप का डायरेक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यहाँ पे ये जानते हैं वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो Q/ε0 होता है। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर E डॉट वेक्टर ds को लिख सकते हैं E ds cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो E ds cos 0 डिग्री। यहाँ से cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। E चूंकि कांस्टेंट है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का जो मैग्नीट्यूड होता है एवरी पॉइंट पर आपके पास क्या है, सेम है। कहीं पे भी आप एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया ले लो ds, कहीं पर भी आपके पास स्मॉल एलिमेंट का एरिया ds आप कंसीडर कर लो, इसका जो इंटेंसिटी होता है उसका क्या होता है, सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे E कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ds का इंटीग्रेशन आपके पास करना है क्लोज सरफेस का इज इक्वल टू Q/ε0, cos 0 1 हो गया। अब टोटल एरिया इस स्फीयर का कितना होगा, 4πr²। तो 4π रेडियस r था, तो यहाँ पे E और इसका जो आपका एरिया हो गया टोटल एरिया 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। 4πr² को यहाँ डिवाइड कर दो, 4πr², इसको लिख सकते हैं 4πε0 r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट का आपके पास ये हो गया Q/4πε0 r²। पहले क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वर्डिंग लिखिएगा, इसके बाद ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, डायग्राम है, चूंकि हम लोग को प्रूफ करना है कूलम्स लॉ, इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको लिखते हैं। आई होप बहुत आसान है, समझ में आपको आ रहा होगा कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस होता है स्फेरिकल इन शेप होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लाइन चार्ज पढ़ेंगे। लाइन चार्ज सीट के कारण जो आपके पास गॉसियन सरफेस होता है और वो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। बस दिमाग में इतना याद रखना, आपके पास नोट कीजिए। A इज इक्वल टू Q/4πε0 r², ये भी हम लोग नीचे लिख चुके हैं, तो अब इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट एनी पॉइंट P। ये P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। P पॉइंट गॉसियन सरफेस पे कहीं भी हम ले सकते हैं। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां सेम होगा गॉसियन सरफेस का। एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। वर्डिंग देखिए, इतना आसान वर्डिंग हम लिखते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहा है क्या कि यहां से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ ये हुआ। अब हम लोग अनदर Q0 वी आर प्लेस्ड एट द पॉइंट फ्रॉम Q। अब जहां पे +1 लियो इंटेंसिटी निकाले, +1 के जगह पे हम Q0 चार्ज प्लेस कर देंगे, जस्ट लाइक यहाँ हम समझाए हुए हैं। Q चार्ज के कारण Q0 r डिस्टेंस पे हम लोग सिचुएटेड किए। अब यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना था तो +1 लिए, तो ये +Q इस +1 को क्या किया, रिपेल किया, तो E था। अब Q0 चार्ज रखोगे तो हम बताए हुए हैं पहले रिलेशंस बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, इस पॉइंट का चार्ज और इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, वो फोर्स देता है। इस पॉइंट का जो फोर्स होना है Q0 इंटू E होगा, Q0 इंटू E। जस्ट लाइक देखिए, ये Q चार्ज आपके पास है किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास है, तो इस पॉइंट का जो फोर्स होगा, इस पॉइंट का चार्ज और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। Q और इस पॉइंट का इंटेंसिटी क्या E, तो Q इंटू E हम लोग करते हैं, Q इंटू E। जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, इस पॉइंट का चार्ज और इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो Q0 इंटू E।
अब फोर्स हो गया क्यू नॉट इंटू ई, और ई अभी हम लोग यहाँ पे ये आपको किए हुए हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो फोर्स हो गया इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल लिए क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, यही तो कूलम्स लॉ है। तो हेडिंग क्या था, डिडक्शंस ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। काफ़ी आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। अब गॉस थ्योरम का जो नेक्स्ट डेरिवेशन है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत ही इजी मेथड में हम लोग जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।